चलिए एक आप लोग को आता है एग्जाम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। एक प्रतिस्थापन आता है, इसे याद कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, ठीक ना, किसी यौगिक की एक तत्व, ठीक, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, तब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। जैसे उसमें हम आपको याद करना है कि जैसे कि देखिए कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया हल्ला नहीं करना, ठीक ना। वैसी अभिक्रिया जिसमें नहीं, जिसमें किसी यौगिक, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, दूसरे तत्व द्वारा होता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का लो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन, है ना, किसी जो भी तत्व रहेगा उसका प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है, तब उसको कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में इसको में आप देखिए, आपको एग्जाम्पल इसका याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहुत दिक्कत होगी। जैसे आपको जेडहेन, इसमें एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे में जेडहेन प्लस HCl दिए, ठीक। तो इसमें क्या किया, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, तो यौगिक ये है कि नहीं है, यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन, कोई भी इसमें एक तत्व है, इसका प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है। तो ये इस तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा अगर होता है, तब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इसमें करेंगे तो क्या होगा, जेडहेन Cl2 बन जाएगा और प्लस में H2 बनेगा। समझ गए, जेडहेन प्लस H2। तो ये तत्व है जो कि इसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो प्रतिस्थापित कर दिया, इस अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको एक और मिल जाएगा, जेडहेन प्लस H2SO4, एक देखिए इसी के टाइप्स पर याद रखना कि जेडहेन प्लस H2SO4, तो जेडहेन प्लस H2SO4 में होगा। तब बताइए कि कौन प्रतिस्थापित करेगा किसके साथ, तो इसमें जेडहेन SO4 प्लस में, हाँ यही बनेगा, ठीक ना। तो प्रतिस्थापित करेगा दूसरे तत्व को, जब प्रतिस्थापित कर रहा तब उसको समझना है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि एक तो जो तत्व रहेगा दूसरे तत्व को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, है ना, तब उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। चलिए इसको लिखिए। अब देखिए, अब एक होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। एक क्या होता है, उदासीनीकरण
अभिक्रिया, यानी इसको बोलते हैं न्यूट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया ये भी एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ऐसे रहता है एग्जाम में, 10th के एग्जाम में जो भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो एक एक करके इसको हम बेसिकली रूप से इसको हम बताए हैं, ठीक ना। अगर याद कर लेते तो ठीक है, और वरना नहीं याद कीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत है। यानी एक बार दो बार रिएक्शन को आपको याद करना ही है, रिएक्शन बिना पढ़ ले लिख ले नहीं याद होगा, ठीक। जैसे इसमें क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगा, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तब वो क्या बनाएगा, लवण तथा जल का निर्माण करेगा, तब उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो यानी कि जब प्रबल, जैसे देखिए इसमें इसका डेफिनेशन होगा कि जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया कर, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया कर, ठीक ना, आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होना चाहिए, ठीक। तो प्रबल अम्ल में जैसे कि हमें बताएंगे तो इसमें देखिए आप लोग को इसमें HCl हो गया प्लस NaOH हो गया, ठीक। तो देखिए प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। तो लवण और जल बनाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लवण बनाएगा NaCl और प्लस में H2O जल बना देगा। यानी ये हो गया आपका प्रबल अम्ल, ये हो गया क्या, प्रबल अम्ल, ये हो गया प्रबल क्षार, है ना। ये जब अभिक्रिया करेगा तो बना दिया क्या, लवण, ये हो गया जल, है ना। तो ये इस तरह से रिएक्शन हो रहेगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया में। किन्हीं को दिक्कत है याद करने में, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। चलिए संक्षारण, संक्षारण के बारे में आप लोग को पता है, संक्षारण नहीं, इसको बोलते हैं कोरेशन। संक्षारण में क्या होता है ना कि जब कोई पदार्थ जो होता है या कोई धातु, ठीक, आर्द्रता देखे हो, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है क्या, नमी, है ना। आर्द्रता माने क्या होता है, नमी, ठीक। नमी जो होता है वायु, पानी या अम्ल से जो भी अभिक्रिया कर करके या संपर्क में जब आता है तब वह संक्षारित कर देता है। जिसे कहने का मतलब हो गया कि जो लोहा है तो लोहा पर देखिए जंग लग जाता है, जैसे सोना आप लोग देखते हैं तो सोना में जो आप देखे हैं तो उसमें कोई परत चढ़ जाता है, किस तरह का परत आता है सोना पहनते तो, काला कि पीला, हैं। तांबे पर जो रहता है वो कैसा परत चढ़ता है, तांबा पर रहेगा वो हरियर रहेगा,
ठीक ना। चांदी पर रहेगा ना, तो चांदी पहनते हैं तब देखना चांदी में काला रहता है ना। तो ये सब चांदी पहनने पर आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो क्या होता है कि नमी आएगा। आप लोग पानी से धोइएगा तो उसको एसिड से धोइएगा, है ना। तो धोने पर क्या होता है, वो हरा जैसा उसमें क्या हो जाएगा, सॉरी काला जैसा परत चढ़ जाएगा। ठीक, तो यही संक्षारण होता है, ठीक ना। तो इसके बारे में लिखिए कि जब कोई धातु आर्द्रता माने नमी, है ना। आर्द्रता माने क्या होगा, नमी। नमी में क्या क्या आएगा, नमी, वायु, पानी और क्या जी, आम्ल। तो वायु, पानी और आम्ल के संपर्क में आता है, और आम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। तब धातु संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि जब कोई भी धातु हो, अगर वो नमी के संपर्क में आता है तो नमी में हो जाएगा या वायु, हवा, आम्ल, है ना, आदि। ये सब जो होता है ये सब संपर्क में जब आएगा तो संपर्क में आने पर क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। कोई भी धातु होता है क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। संक्षारित मतलब उसमें जंग लग जाता है, तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अवांछनीय पदार्थ है ना, इसमें क्या होगा, अवांछनीय पदार्थों का निर्माण हो जाता है। यानी कि अलग पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। जैसे देखते हो ना, लोहा ले लिए, लोहा में नींबू चुआ देंगे तो लोहा का कलर किसी अभी कुछ है, और नींबू जो गाड़ देंगे ना उसमें, तो थोड़ी देर बाद उसमें कलर कुछ और हो जाएगा, या कुछ दिन बाद देखेगा तो उसमें कुछ और परत चढ़ जाएगा। तो वो अवांछनीय पदार्थ हो जाता है, यानी वो यूज के लिए नहीं रहता है। समझ गए। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखिए कि लोहे पर जंग लगना। जैसे में क्या होगा, हाँ, लोहे पर जंग लगना। हाँ, वही तो बोलते हैं, आर्द्र नमी, आर्द्रता की नमी, आर्द्र नमी, है ना। तो जो है लोहे में जंग लगेगा, या चांदी की परत, चांदी की जो परत रहेगा बुआ बताओ, कभी बताए थे कैसा होगा, चांदी पर काली परत होना। ऐसे बोल लिख दो, चांदी पर काली परत, है ना। चांदी पर कैसा परत चढ़ेगा, काली परत है, चढ़ना, लगना, लिख सकते हो। और एक और एग्जाम्पल बताए थे आपको कि तांबा, तो तांबे पर कैसा होगा परत, तांबे का हरी परत रहेगा, है ना। तांबे पर हरी परत चढ़ना। चढ़ना नहीं, लगना होगा, क्योंकि चढ़ेगा नहीं, लगता है इसमें, ठीक ना। तो तांबे पर कैसा परत हो गया, हरा परत। समझ गए। तो ये हो गया आपका क्या, संक्षारण। तो संक्षारण के बारे में आप लोग को याद रहेगा ना, भुला जाइएगा नहीं ना। यानी संक्षारण यानी कोरेशन जो होता है, जब कोई धातु आर्द्र, माने कि आर्द्र मतलब नमी, नमी में हो गया वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में जब आता है तब वे धातु संक्षारित हो जाती है।
संक्षारित होता है, तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। एग्जाम्पल में पूछेगा तो क्या बताइएगा? हाँ, लोहे पर जंग लगना और हाँ, और तांबे पर कैसा पर चढ़ना? काला, है ना? चलो ठीक है, लिख लिए? चलो ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जस्टिकरण, है ना? अब क्या पढ़ेंगे? जस्टिकरण। जैसे इसमें देख ही लीजिए, इसको थोड़ा सा है ही। एक होता है जस्टिकरण। शांत रहिए। तो देखिए, जस्टिकरण होता है, जस्टिकरण कहने का मतलब कि जब कोई भी संक्षारित पदार्थ रहेगा, यानी संक्षारित से बचने के लिए संक्षारण। अभी आप पढ़े क्या कि ये सब पर जो जंग लग रहा है, तो जंग लग रहा है, तो इससे बचने का उपाय, तो जो बचने का उपाय वही होता है जस्टिकरण। तो जस्टिकरण क्या? जस्टिकरण होता क्या है कि संक्षारण से बचने के लिए कुछ धातु की सतह पर क्या करते हैं? जस्ता का एक पतली परत चढ़ाते हैं, है ना? तब उसे क्या कहेंगे? जस्टिकरण। जैसे में इसमें लिखिए कि संक्षारण से बचने के लिए लिखने आता है ना जी सबको? संक्षारण से बचने के लिए है ना, बचने के लिए कुछ धातु की सतह पर बचने के लिए कुछ धातु की सतह पर एक पतली परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक ना? क्या कर दिया जाता है? एक पतली परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? हाँ, जिसे जस्टिकरण कहते हैं, है ना? समझ गए? एक क्या हो गया कि संक्षारण यानी जंग किस तरह से लगता है, दूसरा हो गया कि जंग लगने के यानी लगता है तो उसे बचने का उपाय, यानी कि हम जस्टिकरण करते हैं। संक्षारण से बचने के लिए क्या करेंगे? कुछ धातु पर पतली परत चढ़ा देंगे, तब उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जस्टिकरण कहेंगे। समझ गए? कि दिक्कत है? नहीं। चलिए करिए। एक आपको आएगा इसमें विकृत गंधिता। क्या आएगा? है ना? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि इसको बोलते हैं रैंसिडिटी, है ना? रैंसिडिटी। आप देखिए विकृत गंधिता होता क्या है? आप लोग कभी घर में खाना वाना पकाए हैं? हाँ, तो खाना पकाएं तो आपको याद है कि बासा युक्त पदार्थ, बासा युक्त मतलब कि तेलपक, है ना? बासा युक्त पदार्थ या तो उसको बोला जाता है तैलीय खाद्य पदार्थ, है ना? सामग्री सब होता है क्या चीज़ कि वायु के जब संपर्क में आता है तो आने पर क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है? हवा लग जाता है। तो हवा लगने के कारण क्या होता है? वो खराब हो जाता है, यानी वो खाने योग्य नहीं रहता है। तब इसी अभिक्रिया को हम लोग कहें क्या? विकृत गंधिता, है ना? तो लिखिए इसमें बासा युक्त, हाँ, बासा युक्त, है ना? बासा युक्त तथा बासायुक्त, या और लिखो ना, एक और इसमें डाल दो, बासायुक्त और तैलीय खाद्य
हाँ, तैलीय खाद्य सामग्री, तैलीय खाद्य सामग्री है ना, तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में, तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में, ठीक। ये जब होगा क्या कि वायु के संपर्क में, ठीक ना, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि उसमें हवा लग जाती है ना। ऑक्सीकृत मतलब क्या? हवा लग जाती है, जिससे अब बताइए आप, जिससे उसे क्या होगा? आप सोचिए, इसमें अगर ऑक्सीकृत हो जाए कोई खाद्य पदार्थ वसा युक्त, तो उसमें क्या होगा? वो खाने योग्य और गंधहीन हो जाती है। होता है कि नहीं? उसमें कुछ स्मेल नहीं आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो उस तरह के स्मेल आ जाता है, या गंधहीन हो जाती है, या तो खाने योग्य नहीं रहता है ना। तो लिखिए कि जिसमें, यानी जिससे उनके स्वाद और गंध में, जिससे उनके स्वाद और क्या होगा? गंध में क्या होगा? परिवर्तन, गंध में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाता है। तब इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस क्रिया को क्या कहेंगे? विकृत गंधिता कहते हैं। तब इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। समझ गए? तो हम लोग जितने सारे गए जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ या तैलीय खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, तो वो सब क्या होता है कि अगर उसमें हवा लग जाएगी, तो हवा लगने के बाद क्या होगा? वो गंधहीन या तो स्वादहीन हो जाएगी, वो उसमें स्वाद नहीं अच्छा लगेगा, स्मेल खराब होगा, है ना। तब उसे खाने योग्य नहीं होता है। तब इस क्रिया को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। देखिए, घर में अगर आप लोग पुआ हुआ बनाते हैं, एक दिन बना के तो रख देते हैं तेल में छान के, लेकिन 2 दिन बाद अगर वो खाएंगे तो क्या होगा? उसमें गंध आने लगेगा, ठीक ना, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो वही चीज़ होगी आपको विकृत गंधिता। समझ गए हैं? नहीं बताइएगा। चलिए, अब इसमें एक पॉइंट्स लिखिए, श्वसन तथा दहन एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या चीज है? हाँ, श्वसन तथा दहन एक प्रकार का एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आपको एक पॉइंट्स में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि श्वसन तथा दहन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए कि शरीर के अंदर लिख लीजिए, शरीर के अंदर पचे हुए भोजन, है ना, शरीर के अंदर पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होता हुआ, पचे हुए भोजन के किसके स्वरूप? हाँ, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप
फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा बुआ? ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी शरीर के अंदर जितने सारे जो हम लोग भोजन पचता है, तो पचता तो उसमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगा? तो ऑक्सीकरण से, है ना। जब तक ऑक्सीकरण नहीं मिलेगा तो हमें उसके साथ ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं होगी। समझ गए? चलिए उतारिए जल्दी। अब आप लोग को पढ़ा जाएगा इसमें एक सब ये सब रिएक्शन के बाद जो आपका टॉपिक्स है, ये सब ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में आते हैं। लिख लिए? चलिए, एक आपको आता है दहन, समझ गए? हाँ, तो आप लोग को एक दहन पढ़ना है, उसको बोलते हैं कंबुसेशन। जैसे एक होता है दहन, क्या होगा? कंबुसेशन, दहन हो गया। तो देखिए, दहन में आपको एक चीज याद रखना है कि दहन होता क्या है। दहन मतलब होता है कोई पदार्थ के जलने के बाद ऊष्मा तथा प्रकाश जो होता है ना, उत्पन्न करता है ना, उसे ही दहन कहेंगे। समझ गए? दहन क्या होगा? जब कोई पदार्थ जलने के बाद ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तब उसे दहन कहते हैं, है ना। तब लिखिए, कोई पदार्थ, लिखिए, कोई पदार्थ जलने के बाद क्या होगा? कोई पदार्थ जलने के बाद, है ना, जलने के बाद क्या देगा? हाँ, ऊष्मा तथा प्रकाश। जलने के बाद क्या होगा? हाँ, ऊष्मा तथा प्रकाश क्या करेगा? उत्पन्न करेगा ना जी। ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, तब इस क्रिया को दहन कहते हैं। क्या कहेंगे? तब इस क्रिया को दहन कहते हैं, है ना। तो इसमें दहन कहते हैं। तो इसका एक और पॉइंट होता है कि दहन एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक पॉइंट इसमें बनता है कि दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। ये आपके पॉइंट्स बनते हैं कि दहन एक प्रकार का क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसमें एक आता है कि दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, यानी दहन यानी जलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ना जी। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त एकदम इम्पोर्टेंट याद रखना है। दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पहला पॉइंट है कि दहन एक पर दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। पहला क्या होगा? दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, है ना। यानी दहनशील पदार्थों की क्या होगा? उपस्थिति होगा। फिर एक होता दहन के पोषक, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा हो गया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन पदार्थ की, है ना, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब एक चीज और सोचो कि इसको जलाने के लिए हमें और क्या चाहिए? ज्वलन ताप की प्राप्ति।
एक क्या होगा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ये 3 प्रकार के शर्त हैं। ये 3 प्रकार से आपको अगर ये तीनों में से कोई भी अगर इसमें नहीं रहेगा तो आप समझिए कि ये आग जलेगा नहीं, है ना। ज्वलन यानी दहन कहने का मतलब क्या है, कोई पदार्थ जलने के लिए हमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, तब उसे हम दहन कहते हैं। तो दहन कहते हैं तो दहन एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ये भी पूछता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी जलाने के लिए हमें के आवश्यक शर्त क्या है। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील माने जलने वाले पदार्थ की उपस्थिति, फिर दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी उसको जलाने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा, ठीक। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी ज्वलन ताप यानी कि ऊष्मा, हीट, है ना। तो ये सब चीज़ आपको क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलो अब एक आता है ज्वलन ताप। एक क्या होगा, हाँ एक आपको मिलेगा ज्वलन ताप। हट जाएं, लिख लिए जी। देखिए एक क्या बताएं अभी, हाँ ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या होता बउआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ज्वलन ताप, तो देखिए ज्वलन ताप कहने का मतलब जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देगा, यानी कम टेम्परेचर पर कोई भी एनी मैटर, है ना, कोई भी पदार्थ रहेगा वो जलना प्रारंभ कर देता है, तब उसको क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे, है ना। तब इसमें लिखिए, लिखिए वह न्यूनतम ताप वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, है ना। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस क्या होगा, जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, लिखो कर देता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे या कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, है ना। तो जैसे अब ये चीज़ हो गया, अब कुछ पॉइंट्स बच गया, उस पॉइंट्स को अब आप लोग लिख लीजिए। ये टॉपिक्स हो गया आपका जो रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण है, ये आज टॉपिक समाप्त हो गई, ठीक। कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को लिखिए। लिखिए नमक के घोल में नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट, नमक के घोल में नाइट्रेट नमक के घोल में नाइट्रेट के घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ जमा होने लगता है। डालने पर दही जैसा पदार्थ, डालने पर दही जैसा पदार्थ जमा होने लगता है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब इसमें याद रखना कि नमक के घोल में जब नाइट्रिक का घोल डाल देते हैं तो डालने पर उसमें दही जैसा पदार्थ जम जाता है, तब इस क्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण, है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, यानी इसमें अब क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड नाइट्रेट, हाँ लेड नाइट्रेट, ऐसे लिखो ना जी, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, क्या करने पर? गर्म करने पर, है ना। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक ना, यानी उसमें अगर हमें गर्म करेंगे तो गर्म करने पर भूरे रंग की गैस, गर्म करने पर भूरे रंग की गैस, भूरे रंग की गैस का मतलब NO2, है ना, NO2 निकलती है। भूरे रंग की गैस का मतलब NO2 निकलती है, NO2 निकलती है। एक पॉइंट्स लिख लीजिए इसमें कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, यानी भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, हाँ नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। समझ गए? तो आप लोग को ये टॉपिक्स आज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे आम्ल क्षार लवण, है ना। हाँ चलिए, ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो गया आपका।